अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 6 ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इस चैप्टर के बारे में शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारियां आपको बता देना चाहूँ। ये चैप्टर आपके इसका सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है। एक चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 सबसे आसान सिलेबस है, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 6 में एक खासियत ये है कि आपको केवल पॉइंट याद रहना चाहिए स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप बड़े आराम से डील करोगे, क्योंकि इसमें मात्र 30 से 40% एरिया ऐसा है जिसमें थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें दी गई है, बाकी बहुत कॉमन बातें दी गई है जो कि आप अभी ही जानते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। आपको जैसा कि पता है कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा था, यानी कि कंट्रोल लगाना है प्रोटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को। अब कंट्रोल ठीक से लगाया है कि नहीं लगाया है, इस बात का तो ऑडिटिंग करना पड़ेगा ऑडिटर साहब को। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में क्या देखा था, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इंफॉर्मेशन सिस्टम का गवर्नेंस और मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने वाला ऑडिटर होगा कि नहीं होगा, ये तो ऑडिटिंग में ऑडिटर को चेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, चैप्टर नंबर 5 में एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कुछ बातों को एक्वायर करना, उसके बाद डेवलप किया था हम लोगों ने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से, और उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। हर एक काम ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, डेवलपमेंट के हर एक फेज पे ठीक से कंट्रोल के लिए रूम छोड़ा गया था कि नहीं छोड़ा गया था। इन सब बातों को यहाँ पर हमारा ऑडिटर जो है वो ऑडिट करेगा। ये जो हमारा ऑडिटर है वो कौन होगा, तो हमारा ऑडिटर होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। यहाँ पर उनके पास एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होगा जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के नाम से पुकारे जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नीड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है, तो जैसा कि हमने जाना कि कंट्रोल अगर आपका ठीक से लगा हुआ है, इस बात को चेक करने के लिए कंट्रोल क्या होता है, अनलॉफुल इवेंट से प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और करेक्ट करना। बहुत सारे कंट्रोल जो होते हैं वो ज़रूरत के हिसाब से लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं, और कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं, इन सब चीज़ों को चेक करना जो होता है वो सबसे पहला नीड होता है। सिस्टम का डेवलपमेंट के दौरान प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कंट्रोल को चेक करना ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग का कारण बनता है। लेकिन जब नीड के बारे में पूछा जाए तो आपको पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है, नीड फॉर ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब नीड के बारे में पूछा जाए तो आपको पॉइंट नंबर ए में लिखना है कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहला ए नंबर पॉइंट लिखना है कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और बी नंबर पॉइंट लिखना है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। यहाँ पर इसके अंतर्गत 6 पॉइंट आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत 6 पॉइंट आएगा, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के अंतर्गत 4 पॉइंट आएगा। अगर आपसे साफ साफ पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, तो केवल आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है तो केवल 4 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन अगर नीड पूछता है तो ये सारे के सारे लिखने हैं, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है कि ये फिगर या डायग्राम जो कुछ भी आप उसको बोलो, ठीक है, वो आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, ये कोशिश आपको करनी है। यहाँ पर देखो कि कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें 4 बार सी आता है। कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट ऑफ डाटा लॉस, अगर डाटा लॉस हो गया तो सुधारने का कितना खर्चा आएगा, मतलब रिकवर करने का। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, तीसरी बार सी देखा हम लोगों ने, और चौथी बार हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर, हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर। तो 4 बार सी है। और छोटा भीम का सॉन्ग आपने सुना होगा, छोटा भीम कार्टून का, छोटा भीम 4 बार बोलता है, इसीलिए सी और सी और उसके बाद सी, 4 बार हमारा सी आता है, ठीक है। और दूसरा भीम हम लोगों ने देखा, तो भीम के स्पेलिंग हम लोग बदल देते हैं, वी से वैल्यू ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल, ई से कंट्रोल इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ का कंट्रोल इवोल्यूशन, और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, एम से वी ई एम हम लोगों ने भीम का स्पेलिंग देखा, और छोटा 4 बार आता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। इस तरह से हम 6 पॉइंट के बारे में जानेंगे। ये इतना आसान है कि आपको अगर पॉइंट याद हो तो आप एवरी एग्जाम में डील कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो केवल ये 4 पॉइंट लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम के और ऑब्जेक्टिव्स तो केवल 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, लेकिन अगर नीड पूछेगा तो सारा आपको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव यानी कि दूसरे कैटेगरी में क्या बोला गया है, 4 बातें बताई गई है। इम्प्रूव और इम्प्रूव, चारों में इम्प्रूव लगा हुआ है।
पहला तो बोलता है इम्प्रूव सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, दूसरा बोलता है इम्प्रूव इंटीग्रिटी, ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करना, फिर इम्प्रूव सिस्टम इफेक्टिवनेस और उसके बाद सिस्टम इफिशियंसी को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो जब हम लोगों से नीड पूछा जाए तो कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और आईएएस ऑडिटिंग, ये 2 पॉइंट में हमें लिखना है। इसके अंतर्गत 6 पॉइंट आएगा, छोटा 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 और VEM, और उसके बाद यहाँ पर 4 पॉइंट आएगा और चारों में इम्प्रूव लगा हुआ रहेगा। तो नीड फॉर ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले 4 बार जो हमारा C आता है, कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एनालिसिस करके, ठीक है, आपको देता है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग नहीं करवाया आपने और सही नहीं रहा तो क्या होगा, आपका डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगा और गलत होने की वजह से जो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा वही हो गया कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ डाटा लॉस, अगर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम सही नहीं है और डाटा लॉस आपका हो गया तो रिकवर करने में आपको खर्चा लगेगा। उसके बाद तीसरा बोलता है कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज़, अगर अनऑथराइज पर्सन जो होता है उसके हाथ में लग गया आपका कंप्यूटर तो वो अब्यूज़ करेगा, यानी कि गलत इस्तेमाल करेगा जिसकी वजह से आपको घाटा हो सकता है, उसको कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज़ बोला जाता है। इसीलिए भैया आप ऑडिटिंग करवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाई कॉस्ट और कंप्यूटर ईरर, जो कंप्यूटर ईरर अगर आ गया तो उसमें आपको हाई कॉस्ट लगेगा, यानी कि अगर कोई भी प्रकार का ईरर वायरस वगैरह सब आ गया तो उसको ठीक करवाने आपको ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो 4 बार सी हम लोगों ने देख लिया। अब VEM की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि कंपोनेंट होता है, तो उसकी वैल्यू है। अगर इन सब में कोई लॉस हो गया तो आपको जुगाड़ करने में खर्चा बैठ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल ये हो गया। इससे हमारा क्या हो गया, कंट्रोल इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज़, मतलब कंप्यूटर का अगर आपका कंट्रोल यूज़ हो, ठीक है, तब आपकी जो है इंटीग्रिटी बनी रहेगी, रिलायबिलिटी बनी रहेगी। तो इसके लिए आपका ऑडिटिंग करवाना जरूरी है कि भाई सही तरीके से यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट का जो एग्जांपल देखा था कि आप ऑफिस में क्या करते हो, इंटरनेट अपनी मर्जी से यूज़ करते हो, कुछ भी डाउनलोड करते रहते हो, तो कंप्यूटर यूज़ पर अगर कंट्रोल नहीं लगाया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात को चेक करके कौन देगा, ऑडिटर देगा। मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी अगर आपकी लॉस हो गई तो आपको कई प्रकार की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, यानी कि क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि दूसरा नंबर B हमारा पॉइंट क्या होता है। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव केवल पूछेगा तो ये 4 पॉइंट लिखना है, लेकिन अगर नीट पूछेगा तो सारा का सारा लिखना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग में ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं ऑडिटिंग करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। इंप्रूव करना, सेफगार्ड ऑफ एसेट्स, सेफगार्ड ऑफ एसेट्स जैसा कि आपको पता है कि इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट होता है, यानी कि इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव किया जाता है अल्टीमेटली। इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, जो भी कंपटीशन के दौर में जो होता है, आपकी डाटा की इंटीग्रिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जिसकी वजह से आपका सही डिसीजन ले पाएगा और डाटा आपका सही और इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए उसका। इम्प्रूव सिस्टम इफेक्टिवनेस, बिजनेस और यूज़र के रिक्वायरमेंट को पूरा करना सिस्टम इफेक्टिवनेस कहलाता है। तो रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पूरा कर पाएगा क्योंकि आप जो है इम्प्रूव कर पाओगे ऑडिटिंग करवाने की वजह से अपने सिस्टम को। उसके बाद इम्प्रूव सिस्टम इफिशियंसी, इफिशियंसी किसको बोलते हैं, आपके जो रिसोर्सेज, IT रिसोर्सेज और सर्विसेज का आपने प्रॉपर इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को इम्प्रूव करवा के कौन देगा, ऑडिटिंग करोगे आप तो आपको उसमें खामियां पता चलेगी, तो फिर आपका इम्प्रूव होगा सिस्टम की इफिशियंसी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन ऑडिट। कंप्यूटर आने से ऑडिट पर क्या क्या इफेक्ट आया, ठीक है। तो कंप्यूटर आने से इफेक्ट क्या क्या आया, तो 2 ही प्रकार का इफेक्ट आया। जब आप ऑडिटिंग करने के लिए जाते हो तो आप एविडेंस कलेक्ट करते हो और फिर उस एविडेंस को इवेलुएट करते हो, 2 ही काम करते हो। तो हमारा जो है इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन ऑडिटिंग में सबसे पहले देखते हैं एविडेंस कलेक्शन। एविडेंस कलेक्शन में क्या क्या इफेक्ट आया है, देखो इन सब में मैंने आपको बोला था कि केवल आपको पॉइंट याद रखना है, आप बड़े आसानी से इन सब चीज़ों को डील कर सकते हो क्योंकि इस टॉपिक में 60 से 70% बातें जो हैं बहुत जनरल है, बहुत कॉमन है, इसीलिए इस पर ज़्यादा टाइम लगा के फ़ायदा नहीं है। और ये वैसे भी ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन है। आपको लग रहा होगा कि हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन आप इस बात पर ध्यान दो कि आपको सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए और आप इसको डील कर सकते हो बड़े आराम से। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है बस। तो एविडेंस कलेक्शन में कंप्यूटर के आने से क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है। तो कलेक्ट करना मतलब क्या, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डोनेट करने के लिए कलेक्ट कर रहे हो, कपड़े कलेक्ट कर रहे हो। इसमें देखो एक रेड कपड़ा है, लाल कपड़ा है, तो आपको दान करना है लाल कपड़ा, दान बोलो तो डोनेट करना है, और लाल कपड़ा यहाँ पर है LAL, ठीक है। तो जिससे आपका एविडेंस कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्ट आया एविडेंस कलेक्शन में। डाटा रिटेंशन एंड स्टोरेजेस, पहले जो था कागजात में रखते थे, लेकिन फिर बाद में इसको एविडेंस को कैसे रखने लगे, पेन ड्राइव वगैरह सब में रखने लगे। तो डाटा रिटेन करने का और स्टोर करने का तरीका बदल गया, जिससे रिलायबिलिटी चेक करना जो है ऑडिटर के लिए डिफिकल्ट हो गया और अलग तरीके का हो गया, ठीक है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट,
जब ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हो तो इनपुट अपने आप फीड हो जाता है, ठीक है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की कमी रह जाती है, एब्सेंस रह जाता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट ट्रेल, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन का लॉग जो होता है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुआ ट्रांजेक्शन को लेकर, शुरू से लेकर अंत तक आपको जो है ट्रेस करना जो होता है उसका तरीका बदल गया। मतलब ज़्यादातर ऑडिटर को जिसको नॉलेज नहीं है वो ब्लैक बॉक्स अप्लाई करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑडिट ट्रेल की कमी के कारण। उसके बाद लैक ऑफ प्रिंटेड आउटपुट अवेलेबिलिटी, ऑडिटर का जो क्लाइंट होता है वो रीड और एक्सेस केवल अलाउ कर देता है, उसको प्रिंट निकाल के नहीं देता है। तो प्रिंटेड आउटपुट अगर की अवेलेबिलिटी भी कमी रहती है, ठीक है। और साथ में प्रिंटिंग तो आपको ऑडिटिंग करने के लिए देता ही नहीं है, साथ में वो लोग भी खुद के लिए भी आउटपुट को प्रिंटेड फॉर्म में नहीं निकालते हैं, यानी कि सब कुछ जो है सॉफ्ट कॉपी में करते हैं। तो ये प्रिंटेड आउटपुट की कमी रह जाती है, लैक रह जाता है। उसके बाद ऑडिटिंग एविडेंस, जब ऑटोमेटिक जनरेटेड ट्रांजेक्शंस होता है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, एक बार क्या करते हैं सिस्टम में आपने इंटरेस्ट का रेट डाल दिया और अपने आप कैलकुलेट होके अपडेट होते चला जाता है, मान लो बैंक का, ठीक है। या फिर डेप्रिसिएशन जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हो सकता है आपको ध्यान न रहे, इसको आप ऑटोमेटिक जनरेटेड ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हो, यानी कि इवेल्युएट करने के तरीके में भी बदलाव आ गया। उसके बाद लीगल इशू, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन जब ट्रांजेक्शन होने लगा या फिर इंटरनेट के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू, तो जोग्राफिकल एरिया भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और हर एक जोग्राफिकल एरिया का लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल लॉ है वो वैरी करते रहता है। तो उस सिचुएशन में कानून का ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस मामले में भी आपका एविडेंस कलेक्शन करना थोड़ा सा कठिन और डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर आपको दान करना है लाल कपड़ा, डी से डाटा रिटेंशन एंड स्टोरेजेस, और उसके बाद एब्सेंस ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिट ट्रेल, लैक ऑफ प्रिंटेड आउटपुट अवेलेबिलिटी और ऑडिट एविडेंस और लीगल इशू, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं चेंज इन एविडेंस इवेल्युएशन। एविडेंट इवेल्युएट करने के लिए क्या होगा, आपको देखो ये मशीन लगाकर गैस लेना पड़ेगा, यानी कि GAS, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। जी से क्या होगा, सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी कि जब ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग वगैरह सब होने लगा, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग होने लगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अप्रूवल वगैरह सब भी होता है, मैनेजमेंट का अप्रूवल का सिस्टम बदल गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है साइन ऑफ लेने लगा कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। और हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग से मैनेजर के पास जाके जो है परमिशन नहीं लेना पड़ता है। तो ये सारी वजह से क्या हो गया, आपको एविडेंस को इवेल्युएट करने का तरीका बदल गया, ठीक है। तो उसके जैसे कि हर ट्रांजेक्शन में आपको जो है ऑथराइज पर्सन का साइन रहता था वाउचर में, उसके स्टाम्प लगा हुआ होता था, उन सब चीज़ों का तरीका बदल गया क्योंकि फिजिकली अवेलेबल ही नहीं होता है। तो सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन का आपको जो है एविडेंस को इवेल्युएट करने का तरीका बदल गया। उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, बहुत सारा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सुपरमार्केट में फिक्स कर दिया जाता है और अपने आप जो है ऑर्डर चला जाता है ट्रांजेक्शन का, अपने आप ट्रांजेक्शन फाइल मास्टर फाइल अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाते हैं जिसमें आपको इवेल्युएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर ऑडिटर क्या करते हैं, बचने के लिए ब्लैक बॉक्स अप्रोच से टेस्ट करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। फिर बोलता है सिस्टम एरर, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी एरर खामियां हो सकती है, उसको भी ढूंढना ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ता है। पहले तो आप जो है ट्रांजैक्शन को चेक करोगे, वो सब तो बाद में, पहले आप एप्लीकेशन को चेक करो कि जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है आपका क्लाइंट वो सही एप्लीकेशन है कि नहीं। तो इसकी वजह से आपको ऑडिटिंग का, आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपको जो है प्रोफेशनल लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो सिस्टम में अगर कोई एरर आ गया तो पहले तो उस एरर को ढूंढो, फिर उसका कहाँ कहाँ इंपैक्ट पड़ा उसको ढूंढो। तो ये भी चेंज इन एविडेंस इवेल्युएशन में ही आ गया। तो सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन, जी से जनरेटेड ट्रांजेक्शन, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग और सिस्टम एरर, इतने सारे पॉइंट हम लोगों ने देखे। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल किसकी होती है, टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कंट्रोल का डिज़ाइन करना, कंट्रोल का इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल को मेंटेनेंस करना और ऑपरेट करना। डिज़ाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन यानी कि डीमो करना टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, एक स्पेशल IT स्टीयरिंग कमेटी बना लेता है और इसको डायरेक्शन देता है कि भाई आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेटली जिम्मेदार जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट ही होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल पर जो है जो हो रहा है ठीक से या नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जो है मैनेजमेंट जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल में आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर इसके बारे में कुछ पूछता है तो तीनों लेवल को आपको जो है वो बता देना है कि टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे, बस आपको जो है चार्ट के थ्रू बता देना है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर IAS ऑडिट के बारे में। 6.3 हमारा टॉपिक है। यहाँ पर एक हिडन क्वेश्चन सबसे पहले छुपा हुआ
हुआ है जिसको लोग जनरली जो है इग्नोर कर देते हैं। आईएएस ऑडिट, अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट का ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, जिस वातावरण में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है आप उस वातावरण का जो है ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, तो आईएएस ऑडिट इन्वायरमेंट का ऑडिट करते वक्त में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे। इन्वायरमेंट का ऑडिट करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, मात्र 2 चीज़ें देखनी है। असेसमेंट करना है इंटरनल कंट्रोल का, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में आपको इंटरनल कंट्रोल देखना है, और आईटी इन्वायरमेंट जिसमें काम कर रहा है आईटी का, ठीक है, उस आईटी इन्वायरमेंट की इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को देखना है। आईटी इन्वायरमेंट की इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को देखना है। इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के लिए, असेसमेंट के बाद इवैल्यूएट करने के लिए आपको जो है कई प्रकार के इंटरनल कंट्रोल के प्रोग्राम बनाकर इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा हिडन क्वेश्चन है, आईएएस इन्वायरमेंट का ऑडिट जब आप करते रहोगे तो क्या क्या इंक्लूड होगा। आईएएस इन्वायरमेंट का ऑडिट करते रहोगे तो याद रहे, एग्जाम में आपको ये टर्म याद आना चाहिए, आईएएस इन्वायरमेंट का ऑडिट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्किल सेट ऑफ आईएएस ऑडिटर। आईएएस ऑडिटर को क्या क्या स्किल होना चाहिए, ठीक है, जो कि जनरली उम्मीद की जाती है आईएएस ऑडिटर से कि भैया आपके पास स्किल होगा तभी जो है आप जो है आईएएस ऑडिट ठीक से परफॉर्म कर पाओगे। तो उसको कप में चाय पीना आना चाहिए। देखो KUP, कप का स्पेलिंग हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये अभिनव झा की अनोखी कक्षा है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो कप, KU और P, के से क्या हो गया, नॉलेज, 3 बातों का नॉलेज होना चाहिए। पहला उम्मीद की क्या की जाती है कि ऑडिटर भाई साहब को 3 बातों का नॉलेज होना चाहिए, 2 बातों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। किस किस 3 बातों का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस ऑपरेशन एंड प्रैक्टिसेस का, बिजनेस ऑपरेशन और उसके प्रैक्टिसेस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि म्यूचुअल फंड का ऑडिट, आईटी, म्यूचुअल फंड में आईटी का ऑडिट, और उसके बाद फिर बोलता है बैंक में आईटी का ऑडिट, जैसे कि यानी कि सिस्टम ऑडिट का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन एंड प्रैक्टिस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब उस बिजनेस प्रोसेस एंड एप्लीकेशन में ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके लिए आईटी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद ने आईटी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनाई है उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब नॉलेज लेना पड़ेगा उनको ऑर्गेनाइजेशन की आईटी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी का, और आईटी के रिस्पेक्ट में टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए। आईटी के रिस्पेक्ट में आईटी गवर्नेंस करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने कोविड-5 फ्रेमवर्क देखा था, तो कई सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड और गवर्नेंस का उनको नॉलेज होना चाहिए। तो 3 बातों का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस ऑपरेशन एंड प्रैक्टिसेस का, जो कि नॉलेज ऑफ बिजनेस से लेंगे ही, उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि नॉलेज को यूज़ कर सके वो। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की आईटी स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज़ का, उसके बाद जो है आईटी गवर्नेंस का, ठीक है, आईटी के रिस्पेक्ट में टेक्निकल और स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग 2 बातों का होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क और उस पर लगाए जाने वाले कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क और उस पर लगाए जाने वाले कंट्रोल का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, टेक्निकल और मैनुअल कंट्रोल की समझ हो उनको, टेक्निकल और मैनुअल कंट्रोल की इनको समझ होनी चाहिए। उसके बाद इनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए साथ में। तो 3 बातों का नॉलेज हो गया। पहला नॉलेज हो गया बिजनेस के ऑपरेशन और प्रैक्टिसेस का, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन की आईटी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी का, और तीसरा हो गया आईटी के रिस्पेक्ट में टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आईएस के रिस्क का, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क का और उस पर लगाए जाने वाले कंट्रोल का। उसके बाद टेक्निकल और मैनुअल कंट्रोल की समझ होनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्किल जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं एक आईएएस ऑडिटर से। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ आईएएस ऑडिटर। आईएएस ऑडिटर का फंक्शन कैसे कैसे परफॉर्म करता है। तो बजरंगी भाईजान आपको कोई भी फंक्शन करने से पहले श्री राम बोलता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आईटी सिस्टम और प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए क्या क्या फंक्शन ऑडिटर परफॉर्म करता है। आईएएस सिस्टम और प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए क्या क्या फंक्शन, जब फंक्शन पूछेगा तो आपको एसआर और एसआर याद आना चाहिए। एस से क्या हो गया, सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो कहीं इनएडिक्वेट तो नहीं है, ये बात को जो है चेक करेगा। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल को सबसे पहले देखेगा। ठीक है, एस। आर से क्या हो गया, रिसोर्सेज यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिसोर्सेज के यूज और उसका गवर्नेंस प्रॉपर और इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज का यूज और गवर्नेंस प्रॉपर एंड इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद एसपीपी यानी कि स्ट्रैटेजीज, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, जो आईटी से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहीं इनइफेक्टिव तो नहीं रह गया। ठीक है, इसको चेक करना है। स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू जो आईटी जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में कहीं इनइफेक्टिव तो नहीं रह गया। उसके बाद रिलेटेड फ्रॉड का आपको जायजा लेना है। रिलेटेड फ्रॉड जितने भी होते हैं आईटी के रिस्क के रिलेटेड उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसके बाद उसी हिसाब से डील किया जा रहा है प्रॉपर्ली। ये रिलेटेड फ्रॉड का उनको पता होना चाहिए। तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल को देखना है, आईटी रिलेटेड रिस्क के बारे में जानना है, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के बारे में जानना है और रिलेटेड फ्रॉड के बारे में जानना है। तो सिक्योरिटी कंट्रोल, एस से सिक्योरिटी कंट्रोल, आर से आईटी रिसोर्सेज, उसके बाद स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस और उसके बाद रिलेटेड फ्रॉड। इतनी सारी बातें फंक्शन ऑफ आईएएस ऑडिटर में आ गई।
अब हम लोग बात करते हैं कैटेगरी ऑफ आईएएस ऑडिट। आईएएस ऑडिट की कैटेगरी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आपने ये सिंघम मूवी देखी होगी। सिंघम मूवी में जब कुछ लड़के बदमाशी करते हैं, छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे रहते हैं, तो उसको सिर्फ एसपी जो है अरेस्ट नहीं करता है, उसको अजय देवगन उन लोगों को, बच्चों को अरेस्ट नहीं करता है, बल्कि उनको डांट के छोड़ देता है। तो कैटेगरी ऑफ आईएएस ऑडिट, तो ये अलग कैटेगरी का जो है सिंघम में ये था, एसपी था। ठीक है। तो एसपी डीएटी, ठीक है। बस यहाँ पर मेमोरी टेक्निक की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने बोल दिया कैटेगरीज ऑफ आईएएस ऑडिट। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ आईएएस ऑडिट। एस से यहाँ पर एस से क्या हो गया, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, एस से सिस्टम एंड एप्लीकेशन। उसके बाद सिस्टम एप्लीकेशन के बाद पी से क्या हो गया, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी क्या हो गया, आईएएस ऑडिट का पहला कैटेगरी सिस्टम और एप्लीकेशन को ऑडिट करना है, पहला कैटेगरी तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेसिंग फैसिलिटी ठीक है कि नहीं है, इस बात को चेक करना है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी का चेक करना है, दूसरा कैटेगरी हो गया। उसके बाद एसपी डीएटी, डी से क्या हो गया, डेवलपमेंट, सिस्टम का डेवलपमेंट के हर एक फेज पे सही से कंट्रोल, सही मैथोलॉजी वो सब लगाया गया है कि नहीं लगाया है, तो ये कैटेगरी एक हो गया। उसके बाद आर्किटेक्चर, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की हायरार्की कैसी है, मैनेजमेंट का आर्किटेक्चर कैसा है उसके रिस्पेक्ट में एंटरप्राइज में। ठीक है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, ये भी आईएएस ऑडिट में ही आ गए। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क भी जो होता है, टेलीकम्युनिकेशन, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये भी कैटेगरी हो गया आईएएस ऑडिट का। तो इन सब चीज़ एरिया में चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को। पहला सिस्टम एंड एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा ठीक है कि नहीं, प्रोसेसिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसिंग फैसिलिटी सही है कि नहीं, सिस्टम डेवलपमेंट करने के दौरान जो फेजेस होते हैं सारे फेजेस पे प्रॉपर कंट्रोल है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। और उसके बाद जो है नेटवर्क से रिलेटेड बात है, टेलीकम्युनिकेशन, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये 5 चीज़ों की कैटेगरी ऑफ आईएएस ऑडिट में आप बांट सकते हो। कैटेगरी ऑफ आईएएस ऑडिट में 5 चीज़ों को बांट सकते हो, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग फैसिलिटी, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम आर्किटेक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, इन सारी चीज़ों को आप बांट सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी में हम लोग देखते हैं सिस्टम एंड एप्लीकेशन के बारे में। सिस्टम एंड एप्लीकेशन क्या होता है, एप्रोप्रिएट और इफेक्टिव ही लगाया गया होना चाहिए एप्लीकेशन। ठीक है। और उस सिस्टम और उस एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, जो ठीक है मैनेजमेंट का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। इस बात को पहला आईएएस ऑडिट में कैटेगरी में देखेगा ऑडिटर। उसके बाद दूसरा देखेगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। आपको याद होगा हम लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, अल्टरनेट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ देखा था। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग और चैप्टर नंबर 4 पढ़ते वक्त में। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मल और डिस्ट्रप्टिव दोनों कंडीशन में कैसे है, उस कैसे डील किया जाता है उसको चेक करना है। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में आप कैसे, प्रोसेसिंग फैसिलिटी कैसे काम करती है, और जब ओवरलोड हो जाता है या डिस्ट्रप्टिव कंडीशन हो जाता है, ठीक है, तो कैसे काम करता है, दोनों कंडीशन में चेक करना है आईएएस ऑडिटर को। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट, मतलब सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान सही मैथोलॉजी और स्टैंडर्ड जो है उसको आप पालन किया गया था कि नहीं किया गया था, ये आईएएस ऑडिटर को देखना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम का आर्किटेक्चर देखना है, यानी कि आपके मैनेजमेंट जो आईटी से रिलेटेड और इंटरप्राइज का आर्किटेक्चर देखना है, ताकि आईटी पर इफेक्टिव कंट्रोल होनी चाहिए। हर एक लेवल के मैनेजमेंट की हायरार्की जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए। इन सब की वजह से आर्किटेक्चर देखना जरूरी है एंटरप्राइज का। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट, कम्युनिकेशन डिवाइस, नेटवर्क और सर्वर सब पर ठीक से कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, सारे कंट्रोल होने चाहिए ठीक से, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेप्स इन आईएएस ऑडिट। आईएएस ऑडिट के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं आईएएस ऑडिट के। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप्स की बात जहाँ पर करते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर आपको स्टेप्स इन आईएएस ऑडिट प्रोसेस, ये जो है ये फिगर आपका जो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करना है आपको। यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपने क्या हुआ कि मतलब आपने पहले स्कोपिंग किया, फिर पीएफ का एनालिसिस और रिपोर्ट करके रिपोर्ट को क्लोज कर दिया, पीएफ का, पी से प्लानिंग और फील्ड वर्क। ठीक है, तो पहले आपने स्कोप डिसाइड किया, आईएएस ऑडिट प्रोसेस स्कोप डिसाइड किया, फिर पीएफ का एनालिसिस किया और ऑडिट रिपोर्ट को जो है वो क्लोज कर दिया बाद में जाके। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको याद रखना है स्टेप्स इन आईएएस ऑडिट। तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा क्या होता है, स्कोपिंग करना। देखो ये जो शाइन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको लास्ट में क्लोज से लेकर स्कोपिंग तक ये वापस से फीडबैक का ये साइन है, वापस से ये फीडबैक का साइन है, मतलब कि क्लोज करने के बाद, आईएएस ऑडिट क्लोज करने के बाद वापस से स्कोपिंग को देखा जाएगा। ठीक है, तो ये फीडबैक का साइन है। और दूसरा यहाँ पर प्लानिंग और एनालिसिस, यहाँ पर आप जो है फीडबैक का साइन दे सकते हो। इसको ना भी डाला तो ठीक है चलेगा, लेकिन ये वाला जरूर डालना। और ये जो फिगर है आपको जरूर से जो है ड्रॉ करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के स्टेप्स के बारे में पूछा जाता है, पहले आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के स्टेप के लिए आपको स्कोप डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि प्री ऑडिट सर्वे करना पड़ेगा, उसके बाद प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर फील्ड में जाना पड़ेगा, फिर एनालिसिस करके रिपोर्ट जो है वो क्लोज करके वापस से जो है स्कोपिंग को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये प्रोसेस जो होता है ये
इंटरनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो होता है वो जनरली परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कोपिंग की, स्कोपिंग एंड प्री ऑडिट सर्वे। पहला पॉइंट क्या है, स्कोपिंग एंड प्री ऑडिट सर्वे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्कोपिंग एंड प्री ऑडिट सर्वे। तो यहाँ पर बोलता है कि ऑडिट का जो प्राइमरी एरिया होता है उसको डिटरमाइन करना है, यानी कि स्कोप डिसाइड करना है कि किस किस एरिया में हम लोगों को आईएएस ऑडिट को परफॉर्म करना है। उसी के हिसाब से प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है। स्कोप को डिटरमाइन किया, उसके बेसिस पर वर्क का प्लान बनाया जाता है। ठीक है, जनरली मैट्रिक्स के फॉर्म में आप ये प्लान बनाते हैं ताकि जितने भी रिलेटेड एरिया हैं उसको आप एक साथ जो है जितने भी रिलेटेड एरिया हैं किसी भी स्कोप में किसी भी एरिया को आप जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो प्लान बनाते वक्त, ताकि जो है हर एक एरिया जो है उसको आप कंसिडर करते हुए आगे बढ़ो। उसके बाद फील्ड वर्क की बात करते हैं। क्लाइंट के यहाँ पर जाकर सारे रिलेटेड लोगों से आपको बातचीत करना है सबसे पहले, और उनके बातचीत से क्या क्या आपको जानकारियाँ मिली उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब करना है, उसको फील्ड वर्क करना बोलते हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब आपने इकट्ठा किया उससे उसका एनालिसिस करना है ताकि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाओ। इस एनालिसिस करने के लिए आप दो टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, SWOT स्वोट एनालिसिस, और उसके बाद पेस्ट एनालिसिस। स्वोट में आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा SWOT स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का एनालिसिस करते हो, और पेस्ट में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स ये सारी चीज़ें देखते हो, ये सारे एनालिसिस आप करते हो। उसके बाद क्या करते हो, एविडेंस को कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, अब लास्ट में उसका रिपोर्टिंग करते हो। एविडेंस का कलेक्ट और एनालिसिस करने का रिपोर्टिंग करते हो। उसके बाद जो है रिपोर्ट को क्लोज करते हो, और क्लोज करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबको अटैच करते हो ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काम आ सके, फ्यूचर में या फिर जो भी ऑडिटर आएगा उसको काम आ सके। और अपनी जानकारियों का सबूत के तौर पर बतौर सबूत भी आप क्लोज करते वक्त में सारी चीज़ों को कंसिडर करके रखते हो। तो स्कोपिंग, प्लानिंग, फील्ड वर्क, एनालिसिस, रिपोर्टिंग और क्लोज, ये स्टेप्स ऑफ आईएएस ऑडिट प्रोसेस होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, तो ये ऑडिट स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड क्यों होता है? क्योंकि आपको गाइडलाइंस चाहिए होता है, कुछ बातों के लिए आपको गाइडलाइंस चाहिए होता है ताकि जो है आप ऑडिट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सको। ठीक है, गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस यहाँ पर इसलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो कुछ बातों पर आपको गाइडलाइंस चाहिए होता है ताकि सही डायरेक्शन में आप ऑडिट को परफॉर्म कर पाओ, सारे एरिया को आप कवर कर पाओ ऑडिट करने के दौरान। इसलिए स्टैंडर्ड जो है इशू किया जाता है। कई बड़ी बड़ी संस्थाएँ होती हैं, जैसे आपके ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने भी जो है वो इशू किया हुआ, इशाका ने इशू किया। इशाका के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था, ISO 27001 चैप्टर नंबर 7 में, ITIL जो होता है वो चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, और इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटरनल ऑडिट के लिए जो है वो स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है स्टैंडर्ड की ज़रूरत एक्चुअली यानी कि जनरली किस किस एरिया में पड़ती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पूछा क्या गया है, यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी हिडन क्वेश्चन है कि आईएएस ऑडिट को इकोनॉमिकल और सही तरीके से यानी कि इफेक्टिव एंड इफिशिएंट तरीके से मेंटेन करने के लिए आपको गाइडलाइंस किन किन बातों पर चाहिए होता है स्टैंडर्ड के फॉर्म में। तो जनरली 3 बातों पर गाइडलाइंस चाहिए होता है। आईएएस ऑडिट को प्लान करने के लिए हमको गाइडेंस चाहिए होता है ताकि हम अपना स्कोप सही रख सकें, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट हमारा सही हो सके। इसलिए आईएएस ऑडिट को प्लान करने के लिए हमको गाइडेंस चाहिए होता है। हाई रिस्क एरिया पर जो है आपका एफर्ट फोकस रहे, इस बात के लिए हाई रिस्क एरिया का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इस बात के लिए भी आपको स्टैंडर्ड चाहिए होता है। और उसके बाद आपको एरर और वीकनेस के एरिया को पता कैसे करें, इस बात के लिए भी आपको यहाँ पर जो होता है वो गाइडलाइंस चाहिए होता है। इसकी वजह से स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। इन सब बातों के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और प्रैक्टिस इशू किया है, जैसे कि इशाका, ISO 27001 इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बाय ICAI, और उसके बाद ITIL। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, यहाँ पर आप बात करते हैं, यहाँ पर इशाका की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर इशाका क्या है, एक एसोसिएशन है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। उसके बाद कंट्रोल एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इस चैप्टर का नाम ही है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। तो ये इशाका का फुल फॉर्म आपको आराम से याद रहेगा। ये इशाका क्या देता है, सिर्फ 3 चीज़ें देता है, S, G और P, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिसेस देता है। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिसेस देता है। इशाका ने क्या दिया है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस दिया है इशाका ने। तो इशाका का जो स्टैंडर्ड है वो S से आपका स्टैंडर्ड होता है और S से 16 होता है। तो 16 टाइप के स्टैंडर्ड दिए है इशाका ने। 16 S से SS रिलेशन अगर आप करते हो तो S से आपका स्टैंडर्ड होता है और S से जो होता है 16 होता है। तो 16 टाइप का जो होता है इशाका ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं। उसके बाद 39 टाइप के गाइडलाइंस दिए हैं। 39 टाइप
टाइप के गाइडलाइंस दिए हैं, और उसके बाद जो है पी से प्रोसीजर्स दिए हैं, 11 तरीके के प्रोसीजर दिए हैं, और 39 में से जब 11 को माइनस आप कर देते हो तो 28 बचता है। 28 सर्टिफिकेशन के साथ कोबिट दिया है, और कोबिट 5 हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, तो 4 बातें इसाका ने दी हुई है, SGP और कोबिट। स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस दिया है, कुछ प्रोसीजर दिया है ऑडिटिंग करने के लिए, IS ऑडिट करने के लिए, और उसके बाद कोबिट दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ISO 27001 की। ISO 27001 क्या होता है? सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड होता है। सिक्योरिटी के लिए आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योर है, इसके लिए ये स्टैंडर्ड होता है। और ITIL क्या होता है? आप IT से रिलेटेड सर्विस को सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हो। ITSM के लिए, यहाँ पर सर्विस मैनेजमेंट के लिए आपका स्टैंडर्ड ये होता है, और ये स्टैंडर्ड जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्यों होता है? सिक्योरिटी के लिए होता है। और ये क्यों होता है? IT सर्विस के मैनेजमेंट के लिए होता है। ITIL जो होता है IT सर्विस के मैनेजमेंट के लिए होता है। तो ISO 27001 किसी भी साइज और किसी भी नेचर के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी सही तरीके से कर पाए, सिस्टमैटिक अप्रोच से कर पाए, इसकी वजह से रिटर्न में ये एक अप्रोच बताता है। ये साथ में जो आपको सर्टिफिकेशन देता है कि अगर आपने हमारे अप्रोच से कंट्रोल लगा लिया तो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योर है, इस बात का हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। और इनका सर्टिफिकेट जो होता है पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। कई इंडियन कंपनी जैसे कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो वगैरह सब ने ये स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन लेके रखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या, ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए ISMS देता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आपको पर तवज्जो देता है। ठीक है, तो ISMS, I से इंफॉर्मेशन, S से सिक्योरिटी, M से मैनेजमेंट और S से सिस्टम। तो एक बार आप इसको रीड कर लो, बाकी चैप्टर नंबर 7 में आपको डिटेल में पढ़ना ही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड। इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड मतलब इंटरनल ऑडिटर के लिए, मतलब ये स्टैंडर्ड इशू किया है इंटरनल ऑडिटर के लिए, जो गाइडलाइंस देता है वो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइड जो है यहाँ पर दिया गया है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइड। ठीक है, इस इंटरनल ऑडिटर को क्या दिया गया है? GT। ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइड, GTAG दिया गया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइड दिया गया है किसके लिए? कि इंटरनल ऑडिटर IT मैनेजमेंट, IT सिक्योरिटी, IT कंट्रोल और IT के जो रिलेटेड रिस्क होते हैं उस पर ठीक से इंटरनल ऑडिट कर पाए, इंटरनल कंट्रोल ठीक से चेक कर पाए। किस किस चीज़ के लिए? IT मैनेजमेंट, IT ठीक से मैनेज हो रहा है, IT ठीक से सिक्योरिटी लगाई गई है, IT पर प्रॉपर कंट्रोल है, और IT को रिस्क के लिए इंटरनल ऑडिटर लोगों को गाइडलाइंस दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ने। ठीक है, और उस गाइडलाइंस में क्या दिया गया है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइड करके बोल के दिया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ने। ठीक है, जिस पर आप इंटरनल कंट्रोल के लिए ठीक से उसकी इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी वगैरह को चेक कर सकते हो, यानी कि इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो अपना टास्क ठीक से परफॉर्म कर पाए। इसलिए इंटरनल ऑडिट एसोसिएशन, ठीक है, उसने जो है गाइडलाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, ताकि IT मैनेजमेंट, IT सिक्योरिटी, IT कंट्रोल और IT रिस्क का ठीक से जायजा हो पाए। बाकी आप एक बार जस्ट रीड कर लो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय ICAI। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कई सारे दिए हुए हैं, ICAI ने ठीक से जो है ऑडिट परफॉर्म कर पाए, इसकी वजह से गाइडलाइंस दिए हुए हैं। और इसमें स्पेशली इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलकर कोई स्टैंडर्ड इशू नहीं किया है, लेकिन सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। ITIL जैसा कि मैंने बोला था सर्विस मैनेजमेंट के लिए होता है, और ITIL का V3 करंट वर्जन है इसका। ठीक है, तो ITIL जो होता है वो सर्विस मैनेजमेंट के लिए होता है। बिजनेस नीड के हिसाब से आपका सर्विस जो है अलाइन रहे, IT सर्विस अलाइन रहे, इन दो बातों के लिए होता है। एक तो सर्विस आपका मैनेज रहे, IT सर्विस आपका मैनेज रहे, और दूसरा आपके बिजनेस नीड के हिसाब से जो है IT सर्विस अलाइन रहे, इन बातों के लिए होता है। ITIL के 5 कोर पब्लिकेशन, जैसा कि लाइब्रेरी नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, 5 प्रकार की किताबें दी गई है, जिसको चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया था। ठीक है, तो ITIL में 5 प्रकार की किताबें दी गई है। ठीक है, ये लाइब्रेरी वाले ने इशू करी हुई, ITIL ने इशू किया हुआ है। ये UK गवर्नमेंट ने बनाया है। ITIL को बनाने वाला कौन है? UK गवर्नमेंट है। UK गवर्नमेंट ने इन सब किताबों में क्या दिया हुआ है? चेकलिस्ट, प्रोसीजर और टास्क दिया है, ताकि ठीक से सर्विस मैनेजमेंट हो पाए और आपका IT जो है वो बिजनेस के हिसाब से यूज हो पाए। ITIL V3 और ITIL 2011 एडिशन इसका करंट वर्जन है, जो कि आज के डेट में अवेलेबल है मार्केट में। बाकी चैप्टर नंबर 7 में ये और ये टॉपिक आपको डिटेल में काफ़ी पढ़ना है।